हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जोगीमारा गुफा से। आप जानते ही हैं कि गुफा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एग्जाम्स में। जो गुफा से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जोगीमारा गुफा। अगर हम बात करें जोगीमारा गुफा की तो यह एक जैन धर्म से संबंधित गुफा मानी जाती है। और अगर बात करी जाए जोगीमारा गुफा की तो यह एक कहाँ पर स्थित है। जोगीमारा गुफा जो है वह छत्तीसगढ़ के कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में स्थित है। ठीक है, आपको लोकेशन सारी गुफाओं की याद रखनी है, पूछी जाती है कि कहाँ पर स्थित है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो जोगीमारा गुफा जो है वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में स्थित है। और किस पहाड़ी पर, तो अमरनाथ के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। और किस नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। और किस ज़िले में, तो छत्तीसगढ़ के अगर ज़िले की बात करी जाएगी जोगीमारा गुफा के तो यह सरगुजा ज़िले में स्थित है। क्लियर, कहाँ पर, सरगुजा ज़िले में स्थित है। किस पहाड़ी पर, तो अमरनाथ के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, और कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे लोकेशन से वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जोगीमारा गुफा कैसी है। यह मौर्यकालीन गुफा है। ठीक है, कौन सी गुफा है ये, मौर्यकालीन गुफा है। और इसको मौर्यकालीन क्यों कहा जाता है, तो इसका जो निर्माण है लगभग 300 BC माना जाता है, यानी मौर्यकालीन माना जाता है। तो इस तरह से जोगीमारा गुफा क्या है, एक मौर्यकालीन गुफा है। और इसका निर्माण जो है वह लगभग 300 BC के आसपास माना जाता है, यानी मौर्यों के समय का माना जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वे सांची और भरहुत की मूर्तिकला जैसी बौनी आकृतियाँ हैं। यहाँ पर यानी जोगीमारा गुफा के जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं वहाँ वह जो चित्र हैं इस सांची और भरहुत में जो बनी हुई बौनी आकृतियाँ हैं उसकी तरह जोगीमारा गुफा के चित्र प्राप्त हुए, यानी बौनी आकृतियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। क्लियर, तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गई कि आपको लोकेशन पता चल गई कहाँ पर स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में स्थित है। और किस पहाड़ी पर, तो अमरनाथ के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। और नदी कौन सी, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसको मौर्यकालीन क्यों कहा जाता है, तो जोगीमारा गुफा को मौर्यकालीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण जो है वह लगभग 300 BC माना जाता है। ठीक है, जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वह किससे मिलते जुलते हैं, तो सांची और भरहुत की जो मूर्तिकला है उसमें जो बौनी आकृतियाँ बनाई गई हैं मूर्तिकला की, उसी तरह यहाँ के जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं वह भी कैसी हैं, बौनी आकृतियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए गुफा के जो चित्र हैं वह क्या हैं, भित्ति चित्र हैं, यानी दीवारों पर बनाए हुए चित्र हैं। ठीक है, तो जोगीमारा के चित्र कौन से हैं, ये भित्ति चित्र हैं। ठीक है, तो जोगीमारा से हमें भित्ति चित्रों की प्राप्ति होती है। और भित्ति चित्र क्या होते हैं, ऐसे चित्र जो दीवारों पर बनाए जाते हैं। यह चित्र दीवारों एवं छतों पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो जोगीमारा से हमें चित्र कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, दीवारों और छतों पर बने हुए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें भित्ति चित्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर हम बात करें जोगीमारा गुफा की माप की तो इसकी जो लंबाई है वह 10 फुट मानी जाती है। कितनी, 10 फुट मानी जाती है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वह 6 फुट है और ऊंचाई जो है वह कितनी है, 6 फुट है। ठीक है, यानी जोगीमारा गुफा की जो माप है उसकी लंबाई 10 फुट है, चौड़ाई 6 फुट है और ऊंचाई कितनी है, 6 फुट है। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ पर, आपको भित्ति चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये चित्र किस पर, कहाँ पर बनाए गए हैं, तो यह चित्र जो हैं वह दीवारों और छतों पर बनाए गए हैं। ठीक है, जोगीमारा गुफा की जो माप है वह 10 लंबाई, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, 6 और ऊंचाई कितनी है, 6 फुट। ठीक, तो 10 फुट लंबाई, 6 फुट चौड़ाई और 6 फुट ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो जोगीमारा गुफा जो है इसको हम प्रथम आर्ट गैलरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम आर्ट गैलरी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपसे पूछा भी जाता है कि जोगीमारा गुफा है वह किस धर्म से संबंधित है। तो आपको ये चीज़ लर्न करनी है, अच्छे से याद रखनी है कि जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। किसे, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, सारी गुफाएं आपको याद रखनी है कि किस धर्म से संबंधित है, वह पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि इनकी लोकेशन यानी ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है,
तो जोगीमारा गुफा जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राय कृष्णदास ने यहाँ के चित्रों का विषय क्या बताया है, जैन धर्म माना है। आपको जितने विद्वान हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि किसने क्या कहा था। तो राय कृष्णदास जो हैं इन्होंने जो यहाँ के चित्र बताए हैं, जोगीमारा गुफा के जो चित्र बताए हैं, उनका विषय क्या बताया है, जैन धर्म बताया है। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा किससे, जैन धर्म से संबंधित है, और राय कृष्णदास ने भी यही कहा है कि जैन धर्म से संबंधित गुफा है। ठीक है, नेक्स्ट है जोगीमारा गुफा में वरुण देवता का मंदिर है। ठीक है, किसका, वरुण देवता का मंदिर भी किसमें है, जोगीमारा गुफा में है। ठीक है, नेक्स्ट है असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं उनको देवदासियों से मिलते जुलते बताया है। किसने, असित कुमार हल्दर ने। तो असित कुमार हल्दर जी हैं, इन्होंने कहा है कि जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वह देवदासियों से मिलते जुलते हैं, यानी देवदासियों से मिलते जुलते वहाँ के जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं वह किसने कहा है, असित कुमार हल्दर ने कहा है। ठीक है, और भारत में ऐतिहासिक काल की प्रथम चित्रित गुफा कौन सी है, तो वह है जोगीमारा गुफा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि भारत में ऐतिहासिक काल की प्रथम चित्रित गुफा कौन सी है, तो वह है जोगीमारा गुफा। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। राय कृष्णदास ने यहाँ के चित्रों का विषय क्या बताया है, तो उन्होंने जैन धर्म बताया है। ठीक है, और जोगीमारा गुफा में ही वरुण देवता का मंदिर भी है। ठीक है, और असित कुमार हल्दर ने यहाँ के चित्र यानी जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं उन्हें देवदासियों से मिलते जुलते बताया। और भारत में ऐतिहासिक काल की प्रथम चित्रित गुफा कौन सी है, जोगीमारा गुफा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नामकरण। नामकरण की अगर बात करी जाए जोगीमारा गुफा की, तो इसको हम प्राचीन काल में क्या कहते थे, तो प्राचीन काल में जोगीमारा गुफा को झारखंड कहते थे। ठीक है, यानी प्राचीन काल, या फिर जिसे हम रामायण काल भी मानते हैं। ठीक है, इसे उस टाइम पर हम क्या कहते थे, झारखंड कहते थे। ठीक है, और 10वीं सदी में इसे क्या किस नाम से पुकारा जाता था, डंडोल नाम से जाना जाता था। और अब किस नाम से जानते हैं, जोगीमारा गुफा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको इसके नामकरण की आपके बात क्लियर हो गई। फिर जिसे हम रामायण काल कहते थे उसमें इसे हम झारखंड के नाम से जानते थे, और 10वीं सदी में इसे डंडोल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब इस गुफा के समय की बात कर लें कि ये गुफा किस समय से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जॉन मार्शल के अनुसार देखेंगे। तो जॉन मार्शल जो हैं इसका समय लगभग 1000 BC पूर्व मानते हैं, यानी 1000 BC आप जानते हैं ये कौन सा समय था, वैदिक कालीन समय माना जाता है। ठीक है, वैदिक कालीन थी ये गुफा। ठीक, तो जॉन मार्शल के अनुसार ये गुफा किस काल से संबंधित है, वैदिक कालीन ये गुफा मानी जाती है, यानी लगभग 1000 BC पूर्व मानी जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर ब्लॉक क्या कहते हैं, तो डॉक्टर ब्लॉक जो हैं वो जोगीमारा गुफा का समय 300 ईसा पूर्व के लगभग अर्थात मौर्यकालीन मानते हैं। और 300 ईसा पूर्व किसका समय था, मौर्यकाल का समय चल रहा था उस टाइम। ठीक है, तो डॉक्टर ब्लॉक जो हैं वह जोगीमारा गुफा का समय 300 ईसा पूर्व के लगभग मानते हैं, यानी मौर्यकालीन मानते हैं। ठीक है, आपने देखा अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत हैं। ठीक है, किसी ने कहा वैदिक कालीन है तो किसी ने कहा मौर्यकालीन है। ठीक है, नेक्स्ट है विसेंट स्मिथ। इन्होंने जो समय बताया वह जोगीमारा गुफा का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, तो विसेंट स्मिथ है, इन्होंने क्या माना है, इन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जोगीमारा गुफा का समय माना है। ठीक है, तो डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार 300 ईसा पूर्व यानी मौर्यकालीन, विसेंट स्मिथ के अनुसार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, और जॉन मार्शल के अनुसार ये कौन सा समय माना गया है, तो जॉन मार्शल के अनुसार इसे वैदिक कालीन माना गया है, यानी 1000 BC पूर्व। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि जोगीमारा गुफा पर किसका प्रभाव था। तो अगर बात करिए प्रभाव की, तो डॉक्टर ब्लॉक जो हैं ये मानते हैं कि जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं उन पर यूनानी प्रभाव था। किसका, यूनानी प्रभाव था। ठीक है, तो डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार यूनानी प्रभाव था। नेक्स्ट अब अगर बात करेंगे तो असित कुमार हल्दर ने रामगढ़ पहाड़ी पर जो प्राचीन मंदिर था उस पर रहने वाले देवदासियों से प्रभावित यहाँ के चित्रों को माना था। किसने, असित कुमार हल्दर ने। इनका मानना था कि रामगढ़ जो पहाड़ी है, ठीक है, उसके जो प्राचीन मंदिर थे उन पर रहने वाली कौन थी, देवदासियाँ थीं। ठीक है, तो उनसे प्रभावित यहाँ के चित्रों को इन्होंने माना है। ठीक है, तो
प्रभाव भी सबके अलग अलग हैं, ठीक है। सभी विद्वानों के अपने अपने मत हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है राय कृष्णदास जोगीमारा के भित्ति चित्रों पर किसका प्रभाव मानते हैं? जैन धर्म का प्रभाव मानते हैं, ठीक है। राय कृष्णदास क्या करते हैं? ये जोगीमारा के जो भित्ति चित्र हैं उन पर जैन धर्म का प्रभाव मानते हैं, ठीक है। राय कृष्णदास ने पहले ही माना था, उन्होंने कहा था कि क्या था, जैन धर्म का प्रभाव है इस गुफा पर। और डॉक्टर हीरालाल जो हैं इस पर किसका प्रभाव मानते हैं? बौद्ध धर्म का प्रभाव मानते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा जितने थे वो उन्होंने किसका? जैन धर्म का माना। बौद्ध धर्म का कौन मान रहे हैं? डॉक्टर हीरालाल। तो इनका मानना है कि जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वह किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म का इन पर प्रभाव है, ठीक है। जोगीमारा गुफा के पास में यानी समीप कौन सी गुफा है? सीता लांगड़ा या फिर सीता बोंगड़ा या फिर उसे कहते हैं लक्ष्मण लांगड़ा गुफा, ठीक है। तो इसके आसपास कितनी? सीता लांगड़ा या फिर इसी को हम सीता बोंगड़ा भी कहते हैं, और लक्ष्मण लांगड़ा गुफा जोगीमारा गुफा के समीप है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको हम किस नाम से और जानते हैं? तो सीता बोंगड़ा जो गुफा है इसको प्रेक्षागृह या नाट्यशाला माना जाता है, ठीक है। यानी सीता बोंगड़ा जो जिसे हम सीता लांगड़ा गुफा भी कहते हैं उसको हम क्या, इसको माना गया है कि यह एक क्या था? प्रेक्षागृह था, ठीक है। और यही एक क्या थी? नाट्यशाला थी, ठीक है। इस नाट्यशाला में होता क्या था? यानी सीता बोंगड़ा गुफा की जो नाट्यशाला है उसमें क्या होता था? तो इसमें भवभूतिकृत उत्तर रामचरितमानस का नाटक मंचन होता था, ठीक है। तो यहाँ पर भवभूतिकृत उत्तर रामचरित जो है उसका नाटक मंचन होता था यहाँ, ठीक है। कि जोगीमारा गुफा के समीप कौन सी गुफा है? सीता लांगड़ा या फिर सीता बोंगड़ा या फिर लक्ष्मण लांगड़ा, ठीक है। सीता बोंगड़ा को और क्या कह के मतलब किस नाम से? सीता बोंगड़ा को प्रेक्षागृह नाट्यशाला भी माना जाता था, ठीक है। इस गुफा को प्रेक्षागृह या फिर नाट्यशाला मानते थे। और इस नाट्यशाला में होता क्या था? तो इस नाट्यशाला में भवभूतिकृत जो उत्तर रामचरितमानस है उसका नाटक मंचन होता था, ठीक है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार सीता बोंगड़ा गुफा में जो लेख प्राप्त हुआ है उसका समय ईसा पूर्व के लगभग का है, इसलिए इसे क्या माना जाता है? मौर्यकालीन माना जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है? डॉक्टर ब्लॉक मानते हैं कि सीता बोंगड़ा जो गुफा है यहाँ से हमें एक लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन कहता है ऐसा? डॉक्टर ब्लॉक, ठीक है। उनका और उसका समय कितना है? ईसा पूर्व के लगभग का है, इसलिए इसे क्या माना जाता है? मौर्यकालीन माना जाता है, ठीक है। जोगीमारा के मूल भित्ति चित्र नष्ट हो चुके थे, यानी जोगीमारा गुफा के जो मूल भित्ति चित्र थे वे क्या हो चुके हैं? नष्ट हो चुके थे। बाद में इन्हीं को क्या किया गया है? चूने तथा सफ़ेदी के द्वारा चित्रों को पुनर्जीवित किया गया है। इसके रंगों की रेखाएं अलग अलग दिखती हैं, अर्थात चित्रों की मौलिकता नष्ट हो गई है, ठीक है। यानी जो मूल भित्ति चित्र थे वे कैसे हो गए थे? नष्ट हो चुके थे, ठीक है। किसी कारणवश ये नष्ट हो गए और उसको उन्हीं को फिर से इन्होंने क्या किया है कि चूने और सफ़ेदी के द्वारा चित्रों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और इसके रंगों की जो रेखाएं हैं वे अलग दिखती हैं, अर्थात चित्रों की जो मौलिकता थी वह नष्ट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है 1914 में असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन करते हैं और इनसे संबंधित लेख लिखते हैं। 1914 में कौन इसका अध्ययन करता है? ठीक है, तो अगर 1914 में असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त क्या करते हैं? जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन करते हैं और इससे संबंधित क्या करते हैं? लेख लिखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 1914 में किसने जोगीमारा गुफा का अध्ययन किया था? तो असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है जोगीमारा गुफा के चित्रों को अगर बात करी जाए तो कितने 7 खंडों में विभाजित किया है। किसने? असित कुमार हल्दर ने, ठीक है। और जबकि अन्य विद्वानों ने 7वें खंड को 2 खंडों में विभाजित किया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वे असित कुमार हल्दर ने कितने खंडों में विभाजित किए? 7 खंडों में। मगर अन्य विद्वानों की अगर बात करी जाए तो इन्होंने जो 7वां खंड था उसी को 2 खंडों में विभाजित कर दिया। यानी अगर अलग अलग काउंट कर लें तो वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। पर हमें 7 खंड ही पढ़ने हैं जो असित कुमार हल्दर ने बताए हैं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि प्रथम खंड में क्या चित्रित किया गया और द्वितीय में क्या किया गया, मैं फिर भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि प्रथम खंड में क्या चित्रित किया गया था। सबसे पहले देखेंगे कि प्रथम खंड में क्या चित्रित किया गया था, ठीक है। तो प्रथम खंड की अगर बात करी जाए तो इसको समझेंगे, ठीक। तो प्रथम खंड में इस चित्र में कुछ पुरुष आकृतियां हैं। यानी प्रथम खंड में क्या हुआ
कि कुछ पुरुष आकृतियां हैं, यानी कई सारे पुरुष हैं, ठीक है। फिर जिसमें केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, मगर इतनी सारी पुरुष आकृतियों में एक पुरुष जो है वह किसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, और वो कहाँ पर, बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। बाईं ओर नर्तकियाँ और संगीतज्ञ हैं, ठीक है। इसके एक साइड पर यानी बाईं ओर क्या कर रही हैं, नर्तकियाँ बनाई गई हैं और दूसरी ओर संगीतज्ञ बनाए गए हैं, ठीक है। दूसरी ओर एक क्या है, हाथी है और जुलूस का दृश्य दिख रहा है, ठीक है। और उसी दृश्य की अगर बात करें जहाँ पुरुष आकृतियाँ हैं और केंद्र में एक पुरुष बैठा है, उसके बाईं ओर नर्तकियाँ और संगीतज्ञ हैं। तो उसी अगर खंड की बात करी जाए तो उसी के दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो एक हाथी को बनाया गया है और साथ ही जुलूस का दृश्य भी दिखाया गया है, ठीक है। लैस और लहरदार पानी को व्यंजित करने वाली गहरी तथा अलंकारिक रेखाओं में नदी एवं मछली नुमा विशाल आकृति है। और क्या किया गया है, लहरदार पानी को कैसे, अलंकारिक रेखाओं में, ठीक है। किसमें, पानी किसमें दिखाया जा रहा है, नदी में दिखाया जा रहा है, ठीक। और मछली नुमा विशाल आकृति है उसमें, ठीक है, ये चित्र है, ठीक। जो मगरमच्छ भी हो सकता है, उसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वह मछली है या फिर मगरमच्छ है, तो वो कहने को मगरमच्छ भी हो सकता है, जो संभवतः पौराणिक गजग्रह कथा का ही चित्रण हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो खंड है ऐसा माना जाता है कि ये किससे संबंधित होता है, हो सकता है पौराणिक गजग्रह कथा है उससे संबंधित ये हो सकता है। क्या बताया गया है इसमें कि कई सारी पुरुष आकृतियां हैं, ठीक है, जिसमें केंद्र में एक पुरुष बैठा हुआ है, किसके नीचे, वृक्ष के नीचे, उसके बाईं ओर नर्तकियां और संगीतज्ञ हैं, तो दूसरी तरफ एक हाथी और जुलूस का दृश्य है, ठीक है। और साथ ही नदी में लहरदार पानी दिखाया गया है, किसकी सहायता से, अलंकारिक रेखाओं के द्वारा, और विशाल मछली नुमा आकृति भी है, हो सकता है वह मगरमच्छ हो, ठीक है। तो यह किससे संबंधित कथा मानी जाती है, गजग्रह कथा का ही चित्रण माना जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रथम खंड अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय खंड जो है इसमें क्या दिखाया गया, इसमें दिखाया गया है एक पतझड़ हुए वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियाँ विश्राम कर रही हैं, यानी पतझड़, ठीक है, एक पतझड़ वृक्ष है, ठीक है, जिसके सारे पत्ते झड़ गए हैं, ठीक। पतझड़ हुए वृक्ष, ठीक, के नीचे कितनी 3-4 आकृतियाँ क्या कर रही हैं, विश्राम कर रही हैं, यानी एक ऐसा वृक्ष है जो पतझड़ हो चुका है, जिसकी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, उसके नीचे क्या है, 3-4 आकृतियाँ, यानी 3-4 कोई भी आकृतियाँ हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, स्त्रियाँ हो सकती हैं, क्या कर रही हैं, विश्राम कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वृक्ष की टहनियों पर कुछ ही पत्तियाँ बची हैं, यानी पतझड़ हो गया है वृक्ष तो उसके टहनियों पर कुछ ही पत्तियाँ बची हुई हैं, ठीक है, जो किस रंग से हैं, लाल रंग से अंकित की गई हैं, ठीक है। और एक मोटा तथा सपाट तना प्रतीकात्मक रूप से चित्रित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, एक पतझड़ हुआ वृक्ष दिखाया गया है, ठीक है, और जिसके नीचे 3-4 आकृतियाँ क्या कर रही हैं, विश्राम कर रही हैं, और वृक्ष की टहनियों पर कुछ ही पत्तियाँ बची हुई हैं, और उनको किस रंग से चित्रित किया गया है, तो लाल रंग से चित्रित किया गया है, ठीक है। और एक मोटा और सपाट तना प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे तृतीय खंड की। तो तृतीय खंड में है, चित्रों में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित है, यानी तृतीय खंड में जो पृष्ठभूमि है, यानी जो चित्र का धरातल है वह कैसा है, सफ़ेद है, ठीक है, यानी रेखाओं द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है, यानी इस चित्र में क्या है, बाघ का दृश्य अंकित किया गया है। और लाल रंग की इसमें क्या की गई है, कुमुदनी या लिली के पुष्प पर युगल स्त्री पुरुष नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं, जो लाल रंग में चित्रित है। अब यहाँ पर लाल रंग की कुमुदनी भी है, कुमुदनी का मतलब क्या होता है, जो पुष्प होता है, कौन सा, लिली, ठीक है, उसके पुष्प पर क्या है, एक युगल, यानी एक स्त्री और पुरुष क्या कर रहे हैं, नृत्य करते हुए दिखाए गए, यानी पुष्प के ऊपर ही एक स्त्री और पुरुष नृत्य करते हुए दिखाए गए, और वह किस रंग से चित्रित किए गए हैं, जो लाल रंग में चित्रित किए गए हैं, ठीक है, क्लियर। सफ़ेद पृष्ठभूमि है, उस पर काली रंग से एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है, लाल रंग की कुमुदनी है, यानी फूल है वो है, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष नृत्य करते हुए दिखाए गए, और वह भी किस रंग में है, लाल रंग में चित्रित किए गए हैं, ठीक है। चलिए आप देखेंगे चतुर्थ खंड जो है, इस खंड में, इस चित्र में छोटे छोटे बौने व्यक्ति अंकित हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति के सिर पर चोंच बनाई गई है। बौनों का अंकन भारतीय चित्रों में मूर्तियों में अपना पृथक महत्व रखता है। प्राचीन साहित्य के अनुसार इस प्रकार के बौने व्यक्ति राज परिवारों में हास्य विलास के लिए नियुक्त किए जाते थे। चलिए अब इसको समझ लेते हैं।
तो इस अगर चतुर्थ खंड की बात करी जाए तो इसमें क्या है, बौने व्यक्तियों को चित्रित किया गया है। बौने क्या होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है, ठीक है, यानी छोटे छोटे बौने व्यक्ति, ठीक है। और इसमें क्या है, इन बौनों में से एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके सिर पर क्या है, चोंच बनाई गई है, ठीक है। तो एक क्या है, एक बौना ऐसा है जिसके सिर पर क्या बनाई गई है, चोंच बनाई गई है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि बौनों का अंकन जो है वो भारतीय चित्रों में और मूर्तियों में अपना एक अलग स्थान रखता है, ठीक है। अगर बात करें तो प्राचीन साहित्य के अनुसार तो इस प्रकार के बौने व्यक्ति जो होते थे, यानी जो इन बौने व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होते थे, राज परिवारों में इसलिए रखे जाते थे क्योंकि ये हास विलास के लिए नियुक्त किए जाते थे, यानी लोगों को हंसाने का कार्य, ये कार्य किया करते थे कौन, बौने व्यक्ति किया करते थे, ठीक है। आई होप आपको ये चतुर्थ खंड क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ यानी पंचम खंड, ठीक है। इस दृश्य में नृत्य में मग्न एक स्त्री है जो संभवतः कौन है, नर्तकी है, यानी कोई नृत्य कर रहा है, ठीक है। यानी एक स्त्री है, वह क्या कर रही है, नृत्य कर रही है, ठीक है, नृत्य में मग्न है, और कह सकते हैं कि संभवतः वह एक नर्तकी होगी, ठीक है। उसके चारों ओर क्या है, गायन वादन में रत हैं, कुछ अन्य मानवाकृतियाँ पालथी मारे बैठी हैं, ठीक है। और जब वो नर्तकी नृत्य कर रही है तो उसके आसपास क्या है, चारों ओर गायन वादन में रत कुछ मानव की आकृतियाँ यहाँ पर पालथी मारे बैठी हुई हैं, ठीक है। पालथी मारे एक नंगा व्यक्ति, साथ में कपड़े पहने 3 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जो नंगा है और दूसरा और बाकी जो है वह क्या है, कपड़े पहने 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है। बगल में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, उसी के बगल में 3 व्यक्ति बैठे हुए भी हैं। इस दल के पास 3 घोड़ों से खींची जाने वाली छत्रधारी गाड़ी है, यानी ये जो लोग हैं इनके पास 3 घोड़ों से खींची जाने वाली एक छत्रधारी गाड़ी है, ठीक है। एक हाथी और महावत है, फिर इसी प्रकार पुरुष चित्रित हैं, ठीक है। एक घर जिसमें चैत्य, खिड़की और एक हाथी है, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस चित्र में क्या दिखाया गया, एक नर्तकी दिखाई गई है और वह क्या है, नृत्य में मग्न है, जिसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ मानवाकृतियाँ बैठी हुई हैं पालथी मारे। एक इसमें नंगा व्यक्ति है, साथ में कपड़े पहने 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है। बगल में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और इस जो ये दल है, इतने लोगों के पास ये क्या है, 3 घोड़ों से खींचे जाने वाली छत्रधारी गाड़ी है, और इस एक हाथी है और एक महावत है, ठीक है। और इस चित्र में क्या दिखाया गया, एक घर दिखाया गया जिसमें चैत्य, खिड़की और एक हाथी है, ठीक है। ये हो गया पंचम खंड। अब बात करते हैं छठे खंड की। इस चित्र में प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस छठे खंड में क्या है, प्राचीन ढंग के रथों, ठीक है, जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। सातवें खंड की अगर बात करी जाए तो कुछ लेखक जो हैं इन्होंने सातवें खंड के चित्रों को 2 भागों में बांटा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है, कि 7वां खंड है तो उसको कितने 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने 8 चित्रों का वर्णन किया है। इस खंड के दृश्य में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। रथ होते हैं उनके समान क्या बनाए गए हैं, भवन बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो पर्सी ब्राउन जो है, ये इनका ये मानना है कि इन चित्रों के किनारों पर अनेक प्रकार के आलेखन बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें क्या बनाई कि मछलियाँ, मकर तथा अन्य जीव जंतुओं का अंकन किया गया है। तो पर्सी ब्राउन के अनुसार ये जो चित्र बनाया गया है, यानी ग्रीक रथों के समान यहाँ पर भवन बनाए गए हैं, ये पर्सी ब्राउन मानते हैं कि इन चित्रों, ये जो चित्र बनाए गए हैं इनके किनारों पर क्या बनाए गए हैं, आलेखन बनाए गए हैं, ठीक है। क्या बनाए गए हैं, आलेखन बनाए गए हैं, और जिसमें मछलियों का अंकन किया गया, मकर का अंकन किया गया और अन्य जीव जंतुओं का अंकन किया गया है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 7वां खंड। तो ये हो गए जोगीमारा गुफा के सारे खंड, ठीक है। यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, खंड भी नहीं पूछे जाते, मगर मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या है जोगीमारा गुफा में, ठीक है। चलिए, तो आप देखा 1914 में किसने इस पर संबंधित लेख लिखे थे, तो असित कुमार हल्दर ने और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, भित्ति चित्र प्राप्त हुए, और जो जोगीमारा गुफा के मूल भित्ति चित्र थे वह क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। तो इनको पुनर्जीवित कराया गया है चूने और सफ़ेदी के द्वारा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमें इसके पास कौन सी गुफा प्राप्त हुई है, तो सीता लांगड़ा या सीता बोंगड़ा गुफा प्राप्त हुई है, जिसे हम प्रेक्षागृह नाट्यशाला मानते हैं। और नाट्यशाला में क्या किया जाता है, भौभूतिकृत रामचरितमानस का नाटक मंचन होता है, ठीक है। हीरालाल मानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है, और राय कृष्णदास मानते हैं कि जैन धर्म का प्रभाव है इस गुफा पर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका जोगीमारा गुफा। आई होप आपको जोगीमारा गुफा अच्छे से समझ आ गई होगी और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।